So, hello everyone, welcome all of you. Friends, today we are going to analyze the Hindu newspaper. तो आज का जो 9 फरवरी का न्यूज़पेपर है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे, दिस इज अबाउट द रेपो रेट। आरबीआई का रिसेंट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेपो रेट को इंक्रीज किया है। अब इसका रीजन क्या है वो जान लेते हैं और रेपो रेट क्या है। तो अगर मैं बात करूं रेपो रेट की, रेपो रेट है जिसपे क्या करता है आपका आरबीआई लैंड करता है क्या मनी, किसको, आपके जो कमर्शियल बैंक है। देखिए जब भी कमर्शियल बैंक को मनी की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। ठीक, आप सिंपली इसको ऐसे समझिए। तो रेपो रेट क्या होगा, जिस रेट पे आरबीआई लैंड कर रहा है किसको, आपके कमर्शियल बैंक को। और यहां पर रेपो रेट को एक और वर्ड इसको दिया जाता है रीपर्चेज ऑप्शन। देखिए आप बोलेंगे कि सर ये रीपर्चेज है क्या। देखिए बेसिकली अगर आपको कोई भी अगर आप लोन लेते हैं तो लोन का कोई ना कोई सिक्योरिटी होता है। अगर मैं यहाँ पे बैंकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जनरली जो आपकी आप देखेंगे मार्केट में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। तो वो बैंक क्या करते हैं, वो सिक्योरिटीज किसको देते हैं, वो वापस देते हैं आपके आरबीआई को और आरबीआई से लेते हैं पैसा। तो आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई बेसिकली रीपर्चेजिंग दैट सिक्योरिटी। तो इसीलिए इसको रीपर्चेज ऑप्शन भी बोला जाता है, रेपो रेट बोला जाता है। और ये रेपो रेट काम क्या करता है, ये एक एज ए बेंचमार्क रेट काम करता है। ये आपका जो मार्केट में जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको इन्फ्लुएंस करता है। अब आप देखिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई हैज इंक्रीज्ड। अब आरबीआई ने ये 25 बेसिस इंक्रीज कर दिया है। पहले क्या था 6.25, अब कितना हो गया 6.5 हो गया है। अब इंक्रीज करने की वजह क्या है, आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई को कि इन्फ्लेशन को अगर हमें कंटेन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ जो आपका कैश है, जो लिक्विड आपकी मनी जो है उसको आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्योंकि अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी मनी का ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, पैसे की वैल्यू कम होगी, इन्फ्लेशन रेट आपका हाई होगा। तो सिंपली आप इस चीज को समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन है जनरल राइज इन प्राइसेस। अब उसको आपको कंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कैश फ्लो है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आरबीआई अपना जो रेट है उसको हाई करेगा तो बैंक क्या करेंगे, वो कम लोन लेंगे। और अगर बैंक कम वहां से मनी लेंगे तो उससे क्या होगा, बैंकों के पास मनी नहीं होगा और ज्यादा उस कैश फ्लो को आगे देने के लिए। ठीक है, तो आप इसको पूरा सर्कुलेशन ऑफ मनी का देखिए, आरबीआई से बैंक वहां पे रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद में बैंक आगे रिड्यूस करेंगे तो मनी में जो कैश फ्लो है वो डिक्रीज होगा और इन्फ्लेशन को आप कंटेन कर सकते हैं। तो सिंपली ये इसका बेसिस होता है। और आप मॉनेटरी पॉलिटी जो आपकी कमेटी है उसके बारे में भी आप इसके बाद में देख लेना। ये शॉर्ट एनालिसिस है तो हम इसमें पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं देख सकते, बट मेरा एक सजेशन है यहाँ पे आपको कि आप एमपीसी के बारे में पढ़ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ना 2016 के बाद में कैसे फॉर्म हुई, कैसे ये इंपैक्ट करती है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है फर्स्ट पेज का। सेकंड अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो आपका सेकंड न्यूज है, और यहाँ पे ये न्यूज आई है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जो आपके एल्डर मैन होते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आपने 7 फरवरी का आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा होगा तो वहां पे ये इशू आया था एल्डर मैन का। आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्डर मैन। तो ये एल्डर मैन का जो इशू था उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि एल्डर मैन कौन होते हैं, जो कि आपका दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है कि 10 पर्सन्स को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेट कौन करेगा, आपके एलजी, आपके एडमिनिस्ट्रेटर, वो नॉमिनेट कर सकते हैं। वो क्या होने चाहिए, 25 एज से अबव होने चाहिए और उनको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, किसमें, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इस टाइप के लोगों को आप नॉमिनेट कर सकते हैं। और यहां पे क्या था, 2015 के बाद में उनको जो आपके मेयर के इलेक्शन होते हैं उसमें वोटिंग राइट थी। बट अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ एल्डरमैन टू वोट। देखिए आपका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो कि उनको अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो उनको अलाउ करता है वोट के लिए। यही आप देखेंगे कि मेयर के इलेक्शन दिल्ली में क्यों बार बार रद्द हो रहे हैं, वो इसी इश्यू की वजह से रद्द हो रहे हैं कि जो ये नॉमिनेटेड मेंबर है पर्टिकुलर पार्टी का, ये मानना है कि वो वहां पे बायस्ड हो सकते हैं, वो
पर्टिकुलर जो पार्टी है सेंटर में उन्हीं के फेवर में वो वोट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वॉयलेशन है और इस चीज को हटाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो है कि एल्डर मैन को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही मेजर इशू है आपके मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी। आपको जो म्युनिसिपल इलेक्शन है और म्युनिसिपैलिटी कैसे वर्क करती है वो सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा इंडिया में जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनका उनके चैलेंजेस क्या है, उनके सामने जो इशू है वो क्या है, आप क्या क्या रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा इस टॉपिक को किस कंटेक्स्ट में पढ़ना पड़ेगा, आपका अर्बन लोकल बॉडीज जो इंडिया में है उनके सामने चैलेंजेस क्या है और क्या कौन से वहां पे इश्यूज है, चाहे वो आपका परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो, या फिर अदर जो फंड से रिलेटेड इशू है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। देखिए ये भी न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका ओबीसी के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग। देखिए अगर आज के स्टेटस की मैं बात करूं तो आपको भी पता है कि ओबीसी को कितना, आपका 27% रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन है। बट अभी चैलेंज क्या आ रहा है, तो चैलेंज आ रहा है कि क्रीमी लेयर होने के बावजूद भी क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, कुछ पर्टिकुलर कास्ट है विद इन ओबीसी जो कि इसका बेनिफिट ले रही है, बाकी कास्ट को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और यहीं पे 2017 में एक रोहिणी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, जस्टिस रोहिणी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस कमीशन की जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो थी कि जो 97% जॉब्स है और एजुकेशनल सीट्स है वो ओनली 25% ऑफ अपर कास्ट इन ओबीसी। ओबीसी में भी क्या है, डिफरेंट कास्ट है। आपको भी जैसे आप देखते होंगे कि इंडिया, आपको पता ही होगा कि इंडिया का जो ओबीसी कास्ट सिस्टम है वो क्या है, उसमें बहुत सारी कास्ट है और वहां पे भी क्या है, लोअर मिडिल अपर इस टाइप से पूरे तरीके से डिजाइड है। बट अगर बेनिफिट की बात आती है तो इस टाइप का सब कैटेगराइजेशन वहां पे नहीं है, वो सिंपली ओबीसी पे एप्लीकेबल है। ओबीसी में आप किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से हो, 27% कॉमन है आपके लिए। ठीक है, तो वहां पर ये मिला है कि आपका जो अपर वहां पे भी 25% है, वही क्या कर रही है, वही बेसिकली रिजर्वेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले रही है। जो उसमें भी लोअर कास्ट है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, जबकि आपके पास ओबीसी में क्या है, ओबीसी में आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम पहले से है जिसको आप बोलते हैं क्रीमी लेयर। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर वाले जो लोग हैं उनको ओबीसी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तब भी सिर्फ 97% जो जॉब्स है वो ओनली 25% लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जस्टिस रोहिणी कमीशन एस्टेब्लिश किया था और वो उस कमीशन की फाइंडिंग अभी तक आई है, पर पूरी तरीके से उसमें क्या है, रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ये न्यूज है ये इसी के रिगार्डिंग है कि जो आपका सब कैटेगराइजेशन है उसमें डिले चल रहा है। और वो डिले की वजह गवर्नमेंट सिंपली ये भी बता रही है कि इंडिया में अगर आप देखे जाए तो कास्ट सेंसस उस टाइप से अवेलेबल नहीं है जैसी आपकी जनरल सेंसस होती है। तो वहां पे जो डेटा है उसकी कमी के कारण हम इस रिपोर्ट को अभी पब्लिश नहीं कर पा रहे। तो गवर्नमेंट ने ये अपना एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है इसके रिगार्डिंग। बट आप देखना इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ, सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट की बात करता हूँ, मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करता हूँ, तो इस इशू को आप डिटेल में देखना। और अगर मैं यहाँ पे कमीशन की बात करूं, किसी भी टाइप का कमीशन या वो SC ST पर्टिकुलर किसी भी कास्ट को अगर उसको रिव्यू करना है उनकी पोजीशन, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आपका आर्टिकल 340, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 है, उसके अंदर प्रेसिडेंट एक ऐसा कमीशन स्टेब्लिश कर सकता है जो कि आपकी जो बैकवर्ड क्लासेज है उनके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस लेके आना है उसको रिव्यू कर सके। तो ये पावर किसकी है, ये प्रेसिडेंट की पावर है, आर्टिकल 340। ये कमीशन 2017 में आपका स्टेब्लिश हुआ था। अभी तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो आप उसको पढ़ना अच्छे से। नो इशू। तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो न्यूज है आपकी वो क्या है स्पेसिफिकली, अगर मैं डिसइन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या, कितने टाइप का डिसइन्वेस्टमेंट है और डिसइन्वेस्टमेंट का पर्पज क्या है। तो तीन चीजें हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अगर डिसइन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप सिंपली समझना, हमारे यहाँ पे दो, अगर आप इस इकोनॉमी की मार्केट की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो आपके दो सेक्टर होंगे, एक आपका पब्लिक सेक्टर होता है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, आपके दो सेक्टर होंगे। जब आप इस पब्लिक सेक्टर के स्पेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये जो आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रहे हैं, आप हो सकता है कि आपने कुछ पोर्शन अलाउ किया हो जिसको आप बोलते हैं माइनॉरिटी,
डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ थोड़ा पोर्शन अलाउ किया है, आपने पूरी तरीके से ये सारा स्पेस नहीं दिया है, आपने कुछ परसेंटेज दिया है, उसको आप बोलेंगे माइनॉरिटी। माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास में एटलीस्ट आपका 51% स्टेक रहता है। 51% का मतलब है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, तो इसको बोलेंगे आप माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। सेकंड अब बात आती है मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट की। मेजोरिटी का मतलब है कि आपने 51% का जो ये क्राइटेरिया था ये ओवर हो चुका है। अब क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो है उसके पास में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल चला गया है, बट गवर्नमेंट के भी पास में कुछ स्पेस बचा है, कुछ स्टेक उनका है। बट अब तीसरा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप होता है वो होता है आपका प्राइवेटाइजेशन, उसे बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, ये जो आपका पूरा पब्लिक स्पेस था इसको आपने क्या दे दिया, प्राइवेट को दे दिया, तो अब आपके पास 0% स्टेक बचा, तो ये पूरी तरीके से प्राइवेट हो गया, तो इसको बोलते हैं आप प्राइवेटाइजेशन। तो अगर मैं कहूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये है आपके 3 टाइप्स। पहला माइनॉरिटी, फिर है आपका मेजोरिटी, और थर्ड इज योर प्राइवेटाइजेशन। और ये जो आपका पूरा आर्टिकल है ये इसी पे बेस्ड है कि टाइप्स ऑफ आपके डिसइन्वेस्टमेंट कितने हैं और गवर्नमेंट का स्टेटस क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं बजट 2023 एंड 4 की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो टारगेट है इनका, ये टारगेट है 51,000 करोड़ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो 2023-24 का जो साल है उसमें हम डिसइन्वेस्टमेंट से इतना जो है आपका रेवेन्यू जो है जनरेट कर ले। कितना, 51,000। तो 51,000 इनको जनरेट करना है। और ये अगर मैं बात करूं पिछले सालों के मुकाबले काफी कम है, और गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स जो डिसइन्वेस्टमेंट की थी उनको अभी के लिए जो है वो रख दिया है और उनको अभी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। जब भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है तो यहाँ पे क्या है, आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट एंटिटीज को दे रहे, प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एंगल पहले आता है कि जैसे आपने सुना होगा जब LIC का IPO निकला तब भी ये बात की गई कि आप पब्लिक सेक्टर को इस टाइप की प्रॉफिट मेकिंग जो एंटिटी है उनको भी आप क्या कर रहे, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो इससे लॉस होता है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका लॉस होगा। तो ये एक पॉलिटिकल इशू भी है। और दूसरा अगर देखा जाए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर होते हैं जहां पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपना स्टेक होना चाहिए, और वो एक एज ए रेगुलेशन भी काम करता है और एज ए कंपटीशन भी। देखिए एक बहुत बड़ा इशू है डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग इसके फेवर में बात करें, कुछ इसके जो चैलेंजेस, जो लूप होल्स और जो इसके इम्पैक्ट है। जैसे जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं कि आपने पब्लिक को प्राइवेट में दे दिया, ठीक है, आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एफिशिएंसी आएगी। यहाँ पे प्राइवेट में देने का मतलब क्या है, आप बोल रहे हैं कि एफिशिएंसी आएगी, स्किल्स आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी और जो बर्डन है गवर्नमेंट का वो कम होगा। बट उसी के साथ में वहां पे क्रोनिक कैपिटलिज्म भी आ जाता है। वहां पे ऐसा हो सकता है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स जो है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बात करें, प्राइवेट प्लेयर्स किस चीज पे काम करते हैं, उनका बेसिक मकसद होता है प्रॉफिट मेकिंग। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट प्लेयर्स आपके क्या करते हैं, किस चीज पे बेस्ड होते हैं, उनका है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग। अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करती हूं तो यहाँ पे इनका जो अल्टीमेट एम होता है वो होता है वेलफेयर। तो आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे बहुत ही मार्जिनलाइज ग्रुप जो उसकी पॉपुलेशन है बहुत ही ज्यादा है, तो उस केसेस में पब्लिक सेक्टर का होना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि वेलफेयर की जरूरत है। और दूसरा देखिए प्रॉफिट की जरूरत है, आपको प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है क्योंकि जॉब्स भी आपको देनी है। तो पूरी तरीके से ये काफी बड़ा चैलेंज है, गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है, क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है जब आप पब्लिक जो स्पेस है उसको प्राइवेट एंटिटीज को देते हो, प्राइवेट प्लेयर्स को देते हैं। तो दोनों तरीके से आपको क्या देखना है, डिसइन्वेस्टमेंट के आपको पॉजिटिव भी देखने हैं और उसके नेगेटिव भी देखने हैं। और जो आपका ओपिनियन होना चाहिए वो किस पे बेस होना चाहिए, आपका ओपिनियन बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है वो पूरी तरीके से क्या हो, वो मेरिट पे बेस्ड हो। और जब मैं बोलता हूं डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, इसका मतलब है कि डिसइन्वेस्टमेंट वहीं पे किया जाए जहां पे आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का बर्डन डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई प्रॉफिट मेकिंग PSUज है जहां पे आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर PSU जो है बहुत ही हेल्पफुल है, ये पर्टिकुलर सेक्टर में भी जो है गवर्नमेंट का स्टेक होना चाहिए, जिससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा और प्राइवेट प्लेयर को भी कंपटीशन मिलता है। आप देखिए ONGC को देखिए, आप डिफरेंट अदर PSUज को देखिए, वो कंपटीशन देती है।
स्पेसिफिकली जो आपके प्राइवेट प्लेयर है उनको भी वो कंपटीशन देती है, एज ए रेगुलेटर भी वो बहुत जगह काम करती है, तो वो जरूरी भी है। बट ये डिसइन्वेस्टमेंट अगर हो किस बेस पे हो, मेरिट के बेसिस पे हो, ठीक है, वहां पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन ना हो, वहां पे कोई भी क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो जब भी आप डिसइन्वेस्टमेंट पढ़े पहले आपको पता होना चाहिए कितने टाइप का हो सकता है, और फिर उसके आपको चैलेंजेस और जो भी उसके बीच में चीजें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द टैक्स डिस्प्यूट। देखिए अगर मैं बात करूं, आपको भी पता है कि एक पर्टिकुलर डेट फिक्स होती है आपकी 31 मार्च। वहां पे क्या होता है, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करना होता है, जो भी पर्टिकुलर आपका क्राइटेरिया में आप आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि आपका जो टैक्स है वो पे नहीं हो पाया है, या फिर आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट है और जो टैक्स पेयर है उसके बीच में कंफ्लिक्ट हुई है, क्योंकि या तो पेमेंट की वजह से, या फिर टैक्सेशन का जो रेट है, या पर्टिकुलर किसी भी इनकम पे टैक्स क्या लगेगा, इन सब चीजों के रिगार्डिंग टैक्स डिस्प्यूट होता है। और इंडिया में बहुत सारे केसेस रहते हैं जहां पे ये टैक्स डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में एक पर्टिकुलर स्कीम लेके आई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था विवाद से विश्वास। ये स्कीम क्या है, ये बेसिकली स्कीम है किसके लिए, आपका टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। ये है आपका, आपको यहीं पे पता चल गया, विवाद मतलब देयर इज ए डिस्प्यूट टू विश्वास। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, जो डिस्प्यूट है पर्टिकुलर जो टैक्स पेयर है, हो सकता है कि उसके कुछ अपनी कुछ डाउट्स हो और जो कंफ्लिक्ट चल रही हो, और उसकी वजह से वो जो इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें उसका बिलीव कम हो गया हो, तो हमें उस बिलीव को क्या करना है, फिर से लेके आना है। हमें विश्वास जताना है कि जो इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम है वो सही है। और तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस स्कीम के थ्रू रिलैक्सेशन दिए। जैसे कि अगर मैं 2020-21 की बात करूं, स्टार्टिंग में ये स्कीम ने रिलैक्सेशन दिया था कि अगर आप उन्हें कट ऑफ डेट दी, अगर आप 31 मार्च तक इसको पे कर देते तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और उसके बाद भी बोला गया कि अगर आप 30 जून तक कर देते हैं तो आपका क्या होगा, 30 जून के से पहले आपको सिर्फ 25% पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप पे कोई पेनल्टी लगती है, एक्स्ट्रा आप पे इंटरेस्ट लगता है। देखिए अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो दो चीज हो सकती है, आप पे इंटरेस्ट भी लगेगा जो आपने पे नहीं किया है, दूसरा क्या है, आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो वहां पे उस पेनल्टी को वेव करने की बात की गई थी कि 25% तक आप पे कर दीजिए। अब क्या हुआ है, रिसेंट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका सेकेंड जो है 2.0 जो है उसका अपग्रेडेड जो है आपकी विवाद से विश्वास स्कीम को लॉन्च किया है। और इसमें क्या है कि जितना भी ये प्रोसेस होगा वो किसके थ्रू होगा, वो अब आपके होगा, वन टाइम सेटलमेंट होगा, और ये आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है उसके थ्रू होगा। अगर मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात करूं तो सिंपली आपको समझा दूं, आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसको। अगर आप ये स्लाइड देखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। ये एक टाइप का पोर्टल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पे आपकी गवर्नमेंट की जो डिफरेंट सर्विसेज है, प्रोक्योरमेंट है, गवर्नमेंट का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो कुछ सर्विसेज कुछ गुड्स को प्रोक्योर करते हैं, तो सारी चीजें कहां पे करेंगे, वे इस पोर्टल के थ्रू करते हैं। अब उन्होंने बोला है विवाद से विश्वास जो 2.0 स्कीम है, जो इसका सेकंड वर्जन है, सेकंड फेज है, उसमें भी क्या होगा, जो ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा वो इस पोर्टल के थ्रू होगा, ठीक है। आप इस पोर्टल के बारे में पढ़िए, ये 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक। तो आज का न्यूज जो हमने किया अब तक वो इतना इंपॉर्टेंट है, और बाकी अगर एक दो कोई आर्टिकल मुझे मिलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। गंगायान मिशन, आपको सबको पता है कि इंडिया का ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और इसके लिए इंडिया ने, इसरो ने, दोनों ने जी जान लगा दी है इसको मिशन को पूरा करने के लिए। पहले इस मिशन की डेडलाइन थी आपका 2022, अब ये डेडलाइन आई थिंक 2024 है। तो ये गगनयान मिशन क्या है, बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। यहाँ पे इसरो क्या कर रहा है कि आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है उसको किस ऑर्बिट में, ये आपका पोलर ऑर्बिट में, जो कि आपका लोअर ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर के अराउंड इसको सेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। इसका मतलब कि इंडिया क्या बनने वाला है, अब इंडिया 4th कंट्री बनने वाला है जो कि अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेज रहा है, ठीक है। 3rd कंट्री,
पहली कंट्री कौन, यूएसए है आपकी, रशिया है, चाइना है, और फिर फोर्थ कंट्री इंडिया बनेगा। और ये कब तक, 2024 तक। तो यहाँ पे जो न्यूज है ये है इसके रिगार्डिंग की जो ट्रायल्स है वो कंडक्ट किए गए, इसरो ने क्या किया, ट्रायल कंडक्ट किए। ठीक है, तो गगनयान पे हम पूरा एक स्पेशल वीडियो भी लेके आएंगे, उसमें आप जो भी डिटेल्स है, अब तक जितना भी प्रोसेस हो चुका है, आगे किस किस कंट्री के साथ में हमने इस प्रोग्राम को लेके अलायंस बनाया है, ठीक है, वो सारी चीजें भी हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, देखिए जब भी इंडिया के अचीवमेंट की बात की जाएगी, वो जो आपके साइंटिफिक डोमेन जो है, साइंस के डोमेन में अचीवमेंट की बात होगी, तो आप गगनयान का एग्जाम्पल देंगे, आप एग्जाम्पल देंगे मार्स मिशन का, मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसका एग्जाम्पल देंगे, आप चंद्रयान का एग्जाम्पल देंगे। तो ये जो मिशन है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप मेंस परस्पेक्टिव से आप देखें तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस में इंडिया की अचीवमेंट बताइए, या स्पेसिफिकली इसरो पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसरो की जो अचीवमेंट्स है या फेलियर्स है उनके परस्पेक्टिव में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये आपके लिए प्रीलिम्स में भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।